बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को सैलाब की वजह से एक बड़े चैलेंज का सामना है। जहां आए रोज़ हम सैलाब के हवाले से मुतासरीन की बात करते हैं, उनके टूटे कच्चे घर मकान बह जाने की बात करते हैं, उनके माल मवेशियों की बात करते हैं, और सैलाबी रेला उतर जाने के बावजूद या अब उन इलाकों में जहां पहले सैलाब का पानी अपने उरूज पर था अब वो नीचे उतरना शुरू हुआ। लेकिन बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, जैसे जैसे सैलाब का जोर टूटा है, वैसे वैसे जो तबाही है वो सामने आ रही है। इब्तदाई तखमीने लगाए जा रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पे कोई फिगर या कोई हतमी नंबर्स अभी तक सामने नहीं हैं। जो नंबर्स हैं, जो मुतासरीन हैं, जो मकानात, जो अराज़ी डूबी है, उसके बारे में तखमीना लगाया जा रहा है। और यकीनन ये तखमीना जो लगाया जाएगा जब मुकम्मल होगा तो एक बहुत बड़ी जो नंबर्स हैं या इसका जो वॉल्यूम हुजम है वो बहुत बड़ा होगा। मजमूई तौर के ऊपर इस सैलाब से अगर हम बात करें तो जो खड़ी फसलें थी पाकिस्तान में वो तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहां हर तरह का अनाज उगाया जाता है, जहां पे फल फ्रूट के बागात हमारे पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो अगर वहां पर फल हैं, फ्रूट हैं, सेब के बागात हैं, अंगूर के बागात हैं। अगर हम बात करें कपास की, चावल की, गंदम की, ये वो तमाम फसलें हैं। जो खड़ी फसलें जो थीं वो तो इस वक्त पानी में डूब गई हैं सैलाब से मुतासर इलाकों के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि इनकी बहाली कैसे मुमकिन होगी उन इलाकों में जहाँ पे आइंदा फसलें अभी या उनको बोने का या बुआई का अमल अगर शुरू होना है तो पानी खड़ा होने की वजह से ये अमल कैसे आगाज़ इसका हो सकेगा। और इसकी वजह से ये कहा जाता है या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत का उसको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत का कोई खदशा नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो इस सैलाब की वजह से बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके तोबा चिकज़ई में सैलाब ने तैयार फसलें खड़ी जो फसलें थी वो ख़त्म कर दी। और एक बात बहुत अहम है कि यहाँ के किसान और काश्तकार इस वक्त परेशान हैं, दुहाई दे रहे हैं कि उनके बागात और ख़ास तौर पे सेब के, अंगूर के जो बागात हैं वो तबाह व बर्बाद इस वक्त हो गए हैं। और ऐसी सूरत हाल आज हम दिखा रहे हैं। जो किसान और काश्तकार जैसे कि गिरा मोहम्मद और अब्दुल क़य्यूम, इनके बागात मुतासिर हुए हैं। सैलाब ने खेत और फसलें तबाह कर दी। अंगूर, अनार और सेब के बागात पानी में डूब गए। किसान और काश्तकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इनकी उम्मीदें भी पानी में बह गई। मेरे को बहुत बड़ी नुकसान ये सैलाब ने दिया। हमारा 72 दाने शमसी ले गया, 6 फ्रेम ले गया, और ये ज़मीन सारा ख़राब किया। 6 एकड़ खेती था, ये सारा ख़त्म किया। इसमें मैं 6 लाख 7 लाख रुपया सिर्फ खर्चा किया। ये नया जो भरा हो गया बस ये सैलाब ने ले गया, और ये 70-80 दरख्त ले गया। ये हमारा सारा माली बड़ी नुकसान हो गया। 70-80 लाख रुपया नुकसान हमारा हो गया। सरकार हमारा साथ कुछ इमदाद नहीं किया। अगर सरकार हमारे साथ कुछ इमदाद या इंजोज करे या सरकारी से कोई करे, हम लोग गरीब लोग है, जिम्मेदार लोग है, हम लोग के बहुत बड़ी नुकसान हो गया। सरकार हमारा साथ ये इमदाद करे। अब्दुल क़य्यूम का बाग भी सैलाब में बह गया। तो हमारे बागात और ट्यूबवेल और मवेशी और गए सबको पानी ने डूब किया है। और हमारे जो बागात है ये हमारा चालू गुजारा है, ये इसको पानी ने डूब किया। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हुकूमत ये इस पर हम पर सर्दी आ गई है कि इस सर्दी से पहले हमसे कुछ माली ताउन करे। हम हुकूमत और मुखिया ज़राअत और NGO से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ माली ताउन करें। सर्दियां आने वाली हैं और इनकी माली मुश्किलात, इनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और यकीनन इनकी बहाली एक बहुत अहम मसला है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये किसान, ये काश्तकार हसरत व यास की ज़िंदा तस्वीर हैं।
ان کے کھیت کھلیان، ان کے باغات، ان کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جہاں پانی کھڑا رہا ہے اس جگہ پہ دوبارہ سے باغوں کی بحالی، درختوں کی بحالی، فصلوں کی بحالی وہ کیسے ممکن ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ صرف یہ دو لوگ یا کسان کاشتکار صرف نہیں ہیں، گران محمد اور عبد القیوم، ان جیسے لاکھوں ہزاروں کی یہ داستان ہے۔ یہ نقصان کتنا ہو، اس سے پہلے میں اس طرف جاؤں، آج ہمیں جو مہمان ہمیں جوائن کریں گے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر زرعی امور ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد، ہمیں فیصل آباد سے جوائن کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اداکار ہیں، ہدایت کار ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک جانا مانا چہرہ، آج ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر صاحب، آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیں، جو کھیت کھلیان جتنا نقصان ہوا ہے ملک بھر کے اندر، اگر زرعی شعبے کی بات کی جائے تو 536 ارب روپے کا یہ نقصان اب تک اس کا تخمینہ لگایا جا چکا ہے جو ہوا ہے۔ اور بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے جو زرعی شعبہ ہے اس کو، صرف بلوچستان کے زرعی شعبے کو 200 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ کی بات کی جائے کہ سندھ کا جو زرعی شعبہ ہے اس کو 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں، اگر خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو زراعت کو 36 ارب روپے کا یہ نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں جو 28,45,000 ایکڑ پر سے زائد رقبہ جو ہے اس پر کھڑی فصلیں متاثر ہو چکی ہیں یا تباہ ہو گئی ہیں اگر ہم کہیں، اور اس کے ساتھ بلوچستان کی اگر بات کریں تو 2 لاکھ ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کو اگر ہم سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم متاثرین کی بات کریں، ان کو دکھائیں تو انسانیت لرز کر رہ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ ایک معاملہ صرف گران محمد کا نہیں، عبد القیوم کا نہیں، بلکہ اس جیسے سینکڑوں کسانوں اور کاشتکاروں کا ہے۔ بات ہم کریں گے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ درخت، سیبوں کے باغات، انگور، انار، اس کے ساتھ آپ کی جو فوڈ باسکٹ کہلاتی ہے بلوچستان کے علاقوں میں، بڑے جس جگہ کا ہم نے تذکرہ کیا وہاں پہ یہ میٹھے سیب کی پیداوار کے لیے قلعہ عبداللہ اور اس کے اطراف میں بڑا مشہور ہے۔ اس کی بحالی کیسے ممکن ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آپ نے جو باغات کی بات کی ہے تو یہ باغات لگانے میں وقت لگتا ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ان کے پلے ہوئے باغات جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے۔ اس کے لیے تو اب دوبارہ نرسریز بنیں گی، زمین دوبارہ لیول ہوگی، پھر سے وہاں پہ آب پاشی کا نظام جو ہے وہ بحال ہوگا تو باغات لگائے جائیں گے، تو پھر کم از کم 3 سال لگیں گے ان باغات کو دوبارہ پھل پھول لگنے میں۔ لیکن اس کے دوران جو ان کی بحالی کے دوسرے عوامل ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ سبزیاں اور جو ہمارے ربیع اور خریف کی فصلیں ہیں ان کے اوپر فی الحال ہمارا توجہ ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں چونکہ باغات اور سبزیات بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باغات کے لیے پلاننگ ہو، پر فی الفور ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم سبزیات کی طرف لے کے آئیں۔ لیکن سندھ میں باغات آم کے، کیلے کے تو برباد ہوئے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی سب سے جو بڑی سپلائی لائن پورے ملک کو آتی تھی شمال کی طرف وہ سبزیوں کی ہی تھی، تو وہ بھی سبزیاں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل، آپ نے اس کا مطلب ہے آپ نے کہا کہ بحالی کے لیے اس میں اگر جو باغات ہیں ان کو تو آپ نے کہا ان کو 3 سے 4 سال کا عرصہ درکار ہوگا، لیکن جو سبزیاں اور دیگر چیزیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ذوالقرنین حیدر صاحب، اتنی بڑی تباہی ہے، یہ اب بھی دہائی دے رہے ہیں، یہ ہماری پاکستان جو ہمارے جو متاثرین ہیں، جو لوگ ہیں، ابھی تک ان کی بحالی کی طرف آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا کرنا چاہیے شارٹ ٹرم میں؟ ان کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نیو چینل کا کہ مجھے موقع دیا گیا۔ پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمت نہیں ہارنی، آزمائش ہے یہ پروردگار کی طرف سے، اور بعض دفعہ وہ دے کر آزماتا ہے، بعض دفعہ لے کر آزماتا ہے۔ تو ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے آزمائش سے۔ وہ آزمائش بھی تھی جب
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और मौला अली मुश्किल कुशा उनकी जगह पर सो गए थे, लेट गए थे, और 313 मुसलमानों का भी आपके सामने है। इसी तरह जंग खंदक का भी है। तो मैं उन लोगों को ढारस देना चाह रहा हूँ कि जिस परवरदिगार ने वो सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनें और वो खेत अब्दुल कयूम साहब समेत और चारों सूबों समेत, और वो लोग जिनके प्यारे छिन गए हैं उनसे, ज़मीनें तो बात की बात है, जानें छिन गई हैं, तो उनको परवरदिगार, हर चीज़ हमारे पास अल्लाह की अमानत है, तो किसी वक्त वो लेकर आजमाता है, किसी वक्त देकर आजमाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस्लामी कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम एक हों और फिर नेक नियति से वो सारा कुछ अमल करें। परवरदिगार इंशाअल्लाह उन्हीं जगहों पर जहाँ पर इस वक्त सैलाब है, पानी है, जहाँ पर ये आजमाइश आई है, यहाँ जो मुश्किलात आई हैं, जो हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के, बहनों के, बेटों के, ये जो तकलीफ़ें हुई हैं, ये सब मैं एक क्लिप देखकर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा जुल्करनैन हैदर साहब, लेकिन बहुत ही इसमें मुझे चूंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाते हैं आपकी इस बात को। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तौसा शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे, वहाँ मुतासरीन की क्या मुश्किलात हैं, क्या नुकसान हुआ है, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस सैलाब ने ज़राई शोबे के साथ साथ, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हुई, मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ जो ज़राई शोबा है उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो मवेशी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और लाखों मवेशी इसमें बह गए। जो बच गए वो बीमारियों का शिकार हुए, और जो किसान काश्तकार जिनका ज़राअत के साथ ताल्लुक़ है वो मवेशी भी पालते हैं। अब उनके मवेशी या तो बह गए, उनकी फसलें बह गईं, उनका अनाज बह गया, मवेशियों के लिए चारा बह गया। जो मवेशी बच गए वो चारा खाते हैं और चारा है नहीं, या तो फिर चारा नहीं है, वो इस वक्त जो है वो उस मुश्किल में घिरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो उनकी परेशानी है वो ये कि बीमारियां भी इन मवेशियों को लग रही हैं। अगर हम तौसा शरीफ की बात करें तो वहाँ के एक रहायशी हैं जलाल, उनकी ज़िंदगी का दारो मदार इस मवेशी के ऊपर था, अनाज के ऊपर था। माल मवेशी इन मुतासरीन की जमा पूंजी था। सैलाब इनके मवेशी, चारा, अनाज और खड़ी फसल अपने साथ बहा कर ले गया। हसरत यास की जिंदा तस्वीर। जलाल हुसैन इमदाद का मुंतजिर है। सैलाब दा पानी है सारे गने, हमारी तरफ सैलाब का पानी आया, हमारे मवेशी, घर और तमाम सामान अपने साथ बहा कर ले गया। हमने अपनी और बच्चों की जान बहुत मुश्किल से बचाई। हमारे जानवर, उनका चारा, खड़ी फसलें और अनाज सब खत्म हो गया। हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि रोटी खा सकें। हम जानवर कैसे खरीदेंगे? कोई राशन दे दे तो भूख मिटा लेते हैं। जब सैलाब आया तो हमने दरख्तों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हमें अपने जानवर बचाने का मौका ही नहीं मिला। हमारी कमाई का जरिया ये जानवर ही थे। हम तो बर्बाद हो गए। तबाही के निशान अब भी दरख्तों पर मौजूद हैं। हाली तक ये दरख्तों के निशान खड़ंद है। माल मवेशी ही इनकी आमदनी का ज़रिया रहे और इनकी आमदनी और इनकी ज़राअत के लिए ये मददगार साबित होते थे। अब कुछ भी इनके पास नहीं बचा है, सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। पाकिस्तान के जो ज़राई शुबा है उसके अंदर ये जो कैटल फार्मिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत अहमियत रखती है। लेकिन सैलाब की वजह से अब एक गाय ख़रीदना, एक भैंस ख़रीदना, बकरा बकरी ख़रीदना आम आदमी की बस में नहीं होता है। वो अपने उन्हीं जानवरों को उसके साथ जो है वो उसकी अफजाइश नस्ल
کرتا ہے. لیکن اگر مجموعی طور پہ بات کریں ہم تو ملک بھر کے اندر 9,20,000 سے زائد جو جانور ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں جو ابتدائی تو تخمینہ لگایا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اگر گائے کی بات کریں, اگر اسپیسیفک نمبرز دے دیں, 7,27,000 جو گائے ہے وہ سیلاب کے باعث جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہیں. بلوچستان میں 5 لاکھ اگر صرف گائے کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہلاک ہو گئی ہیں. پنجاب میں 23,000, سندھ میں 15,000 اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے 8,771 جو گائے ہیں وہ ہلاک ہوئی ہے. تو مجموعی طور کے اوپر یہ صرف ایک جلال حسین کی کہانی نہیں ہے, یہ ہر زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے یا ہر کسان کاشتکار کی کہانی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اناج, اس کے بارے میں ہم نے بات کی, آپ نے بات کی کہ درختوں کے حوالے سے, باغات کے حوالے سے, تو یہ بتائیے گا کہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں مستقبل کے اندر کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے جو زرعی شعبہ ہے وہ کم سے کم متاثر ہو سکے؟ کیا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیوز ہیں, ریمیڈیز ہیں؟ متاثر تو ہو چکا شعبہ, اب بحالی کی بات ہونی چاہیے. بہت سارے مختلف ایکو سسٹمز ہیں. ابھی آپ نے اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز درست انداز میں ہم تک نہیں آ رہی, کوشش کرتے ہیں اس کو بہتر کریں گے. ذوالقرنین حیدر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. ذوالقرنین حیدر صاحب, آپ نے تو یہ کہا کہ چونکہ ہمیں عزم, ہمت, حوصلہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے, لیکن فوری طور کے اوپر جو لوگ جن کے مال مویشی, زمین, فصلیں, گھر مکان سب ختم ہو گیا, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے, کیا اس میں مزید یہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, یا اس میں مزید تیزی لانی چاہیے؟ نہیں, مزید تو ہے, ضروری ہے بہت, جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے. مگر میں اقتدار اعلیٰ اور اپنے بڑوں سے یہ گزارش کروں گا. میں ایک کلپ کی بات کر رہا تھا بریک میں جانے سے پہلے, کہ ایک کلپ دیکھی تھی جس میں ایک جنازہ تھا, وہ پانی سے وہ گزر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی تو کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم رستہ تو کھول دو. تو اس وقت سب سے پہلے رسائی ہے ان تک پہنچنے کی. جہاں جو برجز, جہاں برج ڈیمیج ہوئے ہیں, جہاں رستے نہیں ہیں, ہمارے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سب لوگ ان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہر آدمی بے چین ہے مدد کرنے کے لیے, لیکن رسائی ہونی ضروری ہے. اور رسائی جب تک رستہ نہیں ہو تب تک نہیں ہو سکتا. تو جو برج ٹوٹے ہیں, جو رابطے منقطع ہو گئے ہیں, ان کو سب سے پہلے بحال ہونا چاہیے. اور ہمارے جو بردر ملک ہیں وہ بھی ہماری ہیلپ. اچھا, جو اب تک کی جو امداد ہو رہی ہے ذوالقرنین حیدر صاحب, جو اب تک کی جو امداد ہو رہی ہے, مجھے مختصر بتائیے گا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. اب تک کی جو امداد ہو رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, یا مزید آپ کی طرف سے کوئی اپیل اگر ہے, کیونکہ جو ہم نے متاثرین کی آواز سنائی, آپ نے سنا, دیکھا, آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ میں مطمئن کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا, مطمئن تو نہیں ہو سکتے. جتنا نقصان ہو گیا ہے, 3 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت متاثرین میں سے ہیں. لیکن میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے 1 منٹ کا موقع دے دیجیے, کہ جو لوگ پکے گھروں میں ہیں, جو اچھی چھتوں پہ, اللہ انہیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ وقت اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم پر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا باہر نکلیے اور حصہ بقدر جسہ, اور یہ نہ سوچئے کہ میرے 100 روپے سے کیا ہوگا. 100 اگر 1 کروڑ بندہ دے تو وہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں. اور ذوالقرنین صاحب, آپ نے تو 100 کی بات کی ہے, 100 کی بات کی ہے, آپ اگر 10 روپے 5 روپے بھی دیتے ہیں تو وہ بھی جمع ہو کے ایک بڑا بن جاتا ہے, بڑی رقم بن جاتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر اقرار کی طرف. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے کیا عوامل ہو سکتے ہیں, آپ نے کہا چونکہ نقصان تو ہو گیا ہے, لیکن ایسے سیلاب اگر چونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا سامنا بھی کر رہا ہے, بچاؤ کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے اپنی زراعت کو؟ دیکھیں, زراعت کی بحالی کرنی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زمین جو ہے وہ کب بجائی کے قابل ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے علاقوں میں پانی آیا اور گزر گیا, کہیں سے وہ مٹی اٹھا کے لے گیا, کہیں پہ مٹی چھوڑ گیا, کہیں پہ ریت چھوڑ گیا. بہت سارے کھیت جو ہیں ان کی جو محل وقوع وہ بدل گیا, مالک کو پتہ نہیں کہ میری زمین کہاں پہ ہے. ہمیں واپس جانا پڑے گا زمینوں پہ اور اس کو وہاں پہ لا کے بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کی زمین ہے, یہ آپ کے لیے ہم بیج دے رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ہم ٹریکٹر لا رہے ہیں, یہ ہم آپ کے لیے امپلیمنٹس لا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے کھاد لا رہے ہیں. اس کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کا ہاتھ
पकड़ने की ज़रूरत है, उसके डॉक्टर साहब दस्तबाजू एक बने, चीज़ और बता दी, ताकि एक वो चीज़ और वापस- बता दीजिएगा कि ये आने वाले दिनों में अभी गंदम की बुआई है, बाकी चीज़ें भी हैं, क्या अभी मुमकिन है कि नेक्स्ट जो फसल है उसके लिए ज़मीन को हमवार हम कर सकते हैं या उसके लिए भी मुश्किल होगी कुछ? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर तो आप बात कर रहे हैं दरियाओं के साथ वाले इलाके पंजाब में, तो वो तो सूख जाएंगे, गंदम की बुवाई हो जाएगी। लेकिन सिंध में पानी जो है बहुत फैल चुका है और वो दरिया से बहुत बाहर है, सैकड़ों किलोमीटर की एक बेल्ट चल रही है नीचे को। तो उस पानी को सूखने में मुझे शक है कि शायद ये गंदम की बुआई के लिए तैयार ना हो, लेकिन अगर वो तैयार हो जाए, सूख जाए तो गंदम लग जाएगी, लेकिन वो बहुत थोड़ा होगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर गंदम के बाद भी ज़मीन जो है काबिल काश्त होती है तो उसमें क्या लगाया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उसमें चारे लग सकें, सब्जियाँ लग सकें, और फिर उसके बाद सूरजमुखी की एक बहुत इम्कान है, सोयाबीन का इम्कान है, और फिर साथ ही साथ आपने पहले जो अपने दूसरे सेगमेंट में बताया माल मवेशी का, जी हाँ। तो ये माल मवेशी बलूचिस्तान में और ये जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, इन सब में भेड़ बकरी का बहुत बड़ा एक ज़रिया मुआश है। वो भेड़ बकरी सारी रिलोकेट हो गई है, क्योंकि वो रेंज लैंड जहाँ पे चरवाहे अपने जानवर चरवाया करते थे, वो सारी रेंज लैंड्स बह गई हैं पानी में। उनको दोबारा सीड किया जा सके ताकि उसमें ग्रास हो और जानवर जो है उस वहाँ पे जाके वापस जो है वो उनको खुराक मिल सके। इसके दौरान ये भी किया जा सकता है कि चारा साइलेज की फार्म में, तूड़ी की फार्म में, पराली की फार्म में, कंसनट्रेट, वंडा, ये पंजाब से जाने चाहिए और इनकी बहाली के लिए ये चीज़ें दस्तयाब की जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बता दीजिएगा कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि हमें कोई ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, क्योंकि हमारे ज़रई अजनास, हमारी ये तमाम चीज़ें या तो बह गई हैं या वो ज़मीन ज़रई राज़ी अभी भी ज़मीन के पानी के अंदर है। मुझे बताइएगा कि क्या वाकई हमारे पास ऐसी कोई क़िल्लत है ग़ज़ा की, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी कहती है कि हमें ग़िज़ाई क़िल्लत का कोई सामना नहीं है। मैं मिनिस्ट्री से इस तरह से एग्री करता हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत, अगर आप सिर्फ ये बात करें कि आटा, चावल और मकई, चीनी की बात है तो हमारे पास वाफर है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ग़िज़ाई किल्लत होगी, सब्ज़ियाँ महंगी हो जाएंगी, गोश्त महंगा हो जाएगा, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और वो मेरे ख्याल में सबसे पहले उसकी बहाली भी हो सकती है। दूसरा ये है कि ग़िज़ाई किल्लत सिर्फ अभी फ़ौरन तो हमारे पास स्टॉक मौजूद है, क्योंकि हमारे पास चावल और मकई, चीनी सरप्लस है। गंदम जो हमारे स्टॉक्स में जो मौजूद है, और साथ में गवर्नमेंट ने उसकी इंपोर्ट के भी जो इंतजाम किए हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, मेरे पास वक्त की किल्लत है, चूँकि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत जामे अंदाज में बता दिया। ज़ुल्करनैन हैदर साहब, 5 सेकंड में अगर कोई पैगाम, कोई बात कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अजाब या ये आजमाइश आई है, वो अब भी फंडिंग के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तो उनको ट्रेस करना चाहिए। इसमें जो अगर 90% नेक लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ्रॉडिये भी हैं, उन पर नज़र रखनी बेइंतहा ज़रूरी है, और हकदार तक हक पहुँचे। जी ठीक। तो मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव दें, लोगों को हौसला दीजिए, और अल्लाह परवरदिगार इसे आजमाइश से भी निकालेगा इंशाअल्लाह। उस जगह पर जहाँ पर अब पानी है फिर सब शादाब खेत। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्करनैन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे और उसके बाद स्वाद के हवाले से बात करेंगे, वहाँ पे तबाही के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ लोगों की अब भी क्या मुश्किलात हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। सैलाब से होने वाली तबाहकारी, उसका नुकसान कोई छोटा नहीं है, और यही वो बात है जो बार बार हम कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ से पानी उतर रहा है वहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आ रही हैं। कितना नुकसान हुआ है, लोगों की परेशानी क्या है, लोगों का घर बार उजड़ गया है। पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो, वो पंजाब हो या वो सिंध हो।
तबाही हर जगह के ऊपर हमें नज़र आती है और इससे हर शोबा मुतासर हुआ है। अगर हम बात करते हैं ज़रई शोबे की, हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग की, अगर हम बात करते हैं बागात की, इस पर मईशत पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बल्कि बोझ पड़ा है मईशत के ऊपर। एक और शोबा पाकिस्तान के अंदर है सियाहत का शोबा, और सियाहती शोबे के अंदर अगर स्वात की बात की जाए तो स्वात के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर सयाह स्वात का रुख करते हैं। स्वात, मिंगोरा सिटी, दरियाए स्वात, इसके साथ साथ हम बात करें अगर तो मालम जब्बा, गबीन जब्बा, साथ में ही अगर हम मदियन, बहरैन, कालाम, महोडन झील और उसके आगे बहुत सारे ये तफरीही मकामात हैं जहाँ पे सयाह आते थे और इन मकामात के ऊपर यहाँ के रहने वाले सयाहों को खुशामदीद कहा करते थे। लेकिन इस सैलाब ने स्वात को बुरी तरह से मुतासिर किया है और जब सैलाब आया, सैलाब की वजह से यहाँ के सयाहती मकाम मुतासिर हुए और आज लोग सयाहों के बजाय इमदाद की मुंतज़िर यहाँ पे नज़र आते हैं। हम बात करेंगे इस स्वात में मौजूद नियो न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट हैं हारून सराज, जो कि जब से सैलाब आया स्वात के अंदर उसको रिपोर्ट भी उन्होंने किया, बात भी की उसके ऊपर और अब तक वो उसके ऊपर जो वहाँ के जहाँ के नुकसान हैं उसको बता रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमने उनसे ये पूछेंगे कि अब इस वक्त स्वात की सूरत हाल क्या है, लोगों तक इमदाद पहुँची है और उनकी ज़रूरियात क्या हैं। हारून सराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त स्वात में जो मुतासरीन हैं क्या उनकी दादरसी हो रही है? बहुत शुक्रिया फरीद साहब। बिल्कुल इस तरह है कि सैलाब तो आ गया लेकिन अपने पीछे तबाहकारियां और अफसोसनाक और दर्दनाक जो कहानियां हैं वो छोड़ गया है। मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि इस बात की सैलाबी सूरत हाल को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूं। तो पहले ये कि जो मिंगोरा सिटी के जो साथ जो मुहल्लिका इलाके हैं उसको पहले जो है सैलाबी रैले ने इफेक्ट किया, जो कि नदी में तुग़यानी आई हुई थी। उसके मुहल्लिका इलाके जो है बांग्लादेश है, मुलाबाबा है और जो चीना मार्केट है उसको बैडली इफेक्ट किया गया। उसके सेकंड फेज में जब फ्लड आया है तो उसने बालाई स्वात में, जिस तरह आपने जिक्र किया, सियाहती मकामात से जो पानी निकला है तो वो उसने तबाही मचाई है रास्ते में। जो दराड़ खोल का पानी आ गया, कलाम से आ गया, मदयन से आ गया, बाडालाई से आ गया, तो ये मुल्का इलाके से जितना भी पानी आ गया ये स्ट्रेट अवे सीधा आ रहा है मिंगोरा सिटी की तरफ। और रास्ते में जो भी चीज इसके सामने आ रही है, होटल है, मस्जिद है, घर है, बागात है, कोई भी चीज इसके सामने टिक न सकी। जबकि मदियन और बहरैन का भी बहुत बुरी सूरत हाल रही वहां पे। बिल्कुल जी, आपने भी फरीद भाई आप खुद तशरीफ लाए और यहाँ के हालात आपने खुद दुनिया के सामने आपने रखे हैं और आपने खुद रिपोर्ट किए हैं। यहाँ की तबाहकारियाँ, यहाँ की ऐसी ऐसी कहानियां सैलाब ने छोड़ी है कि मैं अगर उस पर बात करूं तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे मुख्तसर हारून सराज साहब ये बता दीजिएगा, मुझे ये बता दें, मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दें इनकी मिजरी, इनकी परेशानी का मुझे इमदाद मिल रही है या किन चीज़ों की अभी और ज़रूरत है यहाँ पे मुतासरीन के लिए? फरीद साहब, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बहरैन होटल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है महराज हाजी साहब, उनके साथ हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक 32 के करीब होटल बहरैन बाजार में मुकम्मल तौर पर फ्लश आउट हुए हैं। 50 के करीब वहाँ पे अंदरूनी बहरैन में घर तबाह हुए हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक उनको एक पाई की हेल्प उनके साथ नहीं हुई। जो लोग अपनी मदद आपके तहत हेल्प कर रहे हैं, दीगर NGOs हैं, वो आ रहे हैं, लोगों के साथ इमदाद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो हमें फराह करदा कमिश्नर मालाकंड की जानिब से जो हमें इतलात मिली है कि 6500 फूड आइटम्स इन्होंने तकसीम किए हैं, 2800 नॉन फूड आइटम्स है और 24 एहलकारों में अभी तक डेथ कंपनसेशन चेक्स जो तकसीम की है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो लोग इंतहाई नाराज है सूबाई हुकूमत से। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल रिसोर्सेज थी वो तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको हुकूमत की जानिब से कुछ दिया नहीं गया ताकि वो आगे डिलीवर कर सके। हुकूमत की जानिब से तो ये कारकर्दगी है। दूसरी जानिब आ जाए यहाँ के लोकल्स के ऊपर, तो लोकल्स ने यहाँ पे काम करके दिखाया है। जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी इस सख्त घड़ी में, मुश्किल घड़ी में अपने अपर स्वाद के भाइयों को तनहा नहीं छोड़ा। यहाँ पे अगर मैं सोशल वर्कों की बात करूं तो इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है। अजीजुल हक हमारे मिंगोरा शहर का एक सोशल वर्कर जो आज गबीन जब्बा पहुंचा है। गबीन जब्बा जो है ये सियाहती मकाम है, नियर एस्टेब्लिश जगह है और ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का आबाई इलाका है। ये यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सितम ज़रीफ़ी आप ये देख लें कि मालम गबीन जब्बा में जो हुकूमत ने जो हट्स बनाए हुए थे सयाहों के लिए ठहरने के लिए,
اس ہٹ کو فلڈ نے بیڈلی افیکٹ کیا گیا ہے. آپ فوٹیجز میں ہمارے ناظرین نیوز کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کچھ جو ہٹس بنائے گئے ہوئے ہیں اس کا سامان ابھی تک ضلع انتظامیہ نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے ہارون سراج صاحب، ایک چیز آپ نے یہ بتا دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے جو صورتحال وہ بتا دی، ضرورت اب بھی اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور بھی ہے، سوات اس سے پہلے فلڈ سے متاثر ہوا، دہشت گردی سے متاثر ہوا، پھر فلڈ سے متاثر ہوا، ایک بار پھر کچھ دہشت گردی کی کاروائیاں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. کیا یہ بھی سوات کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے دوبارہ؟ اب بالکل اس وقت جو ہے سوات کے مقامی لوگ جو ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، بس میڈیا نمائندگان، اور ہم سے تازہ اپڈیٹ لے رہے ہیں سوات کی تازہ ترین صورتحال میں. چلے آئی ہیو ٹو کلوز ہارون صاحب، بیکاز وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے کلوز کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ ہارون سراج صاحب. اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایپسپ اور پامی کے تعاون سے ہمارا مشن ایثار بھی ہے، اس کے اکاؤنٹ نمبرز بھی فلیش کر رہے ہوتے ہیں ہماری اسکرینز کے اوپر، اس میں بھی دل کھول کر امداد دیجیے. فرید ریز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.